नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। इंडी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग पर फंसा है पेच। त्योहारों के मौसम में दिल्ली पुलिस ने तेज की पेट्रोलिंग। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने खुद की गश्त, अभियान की समीक्षा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ करेंगी सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा से जुड़े विषयों पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में शटडाउन के बीच अगले सप्ताह तक अमेरिकी सैनिकों को दिया जाए वेतन। ट्रंप ने पेंटागन को दिए सभी उपलब्ध फंड इस्तेमाल करने के निर्देश। और खेल की खबरों में दिल्ली टेस्ट का आज तीसरा दिन। 4 विकेट पर 140 रन के आगे खेलेगी वेस्टइंडीज। पहली पारी में भारत के पास 378 रन की बढ़त। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की बैठक का क्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में होने जा रही है। इस बैठक में बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले शनिवार को भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर एक वरिष्ठ एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एस के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले शनिवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसके साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है। देखते हैं अब तक के घटनाक्रम पर एक नजर। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज। सीट बंटवारे पर मैराथन बैठकों का दौर। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर। बिहार में विधानसभा चुनाव के घोषणा के बाद से सीटों को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर सभी दल अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में शनिवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी को भी जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर बुलाया गया। मांझी के साथ उनके पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस बीच बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है, एनडीए में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात की। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के तमाम सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है। 1 से 2 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रिया अभी जारी है और बहुत जल्द आप लोगों को सहमति एक साथ जितने गठबंधन के बड़े नेता हैं उन लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने शनिवार को राघोपुर का दौरा कर पूरे सियासी गणित को और रोचक बना दिया है, जिसके बाद राघोपुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। गौरतलब है कि राघोपुर राजद की पारंपरिक सीट रही है और अभी तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे।
राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य पार्टी नेताओं ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक कर सीट बंटवारे पर मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी बिना कुछ बोले दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि राजद का दावा है कि सीट बंटवारे पर सब कुछ तय हो गया है। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन के नेता बहुत जल्द इकट्ठा होकर सीट शेयरिंग पर घोषणा करेंगे। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी होगा हम लोग घोषणा कर देंगे। सबके बारे में चर्चा हुई और सब सीनियर लीडर थे, बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सबसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने हैं। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही ऐलान हो गया हो, लेकिन अब तक महागठबंधन और एनडीए में सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। जेपी नड्डा के घर पर दिन भर चली बैठक में बिहार बीजेपी के तमाम बड़े छत्रप जहां मौजूद रहे। रविवार की शाम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और ये माना जाता है कि बीजेपी कोर ग्रुप में जिन प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुई है उनका नाम केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाएगा और उस पर रजामंदी की मुहर लगाई जाएगी। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ जेपी नड्डा के आवास दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं बिहार में 30 सितंबर को जारी अंतिम मतदाता सूची पर 11 अक्टूबर की शाम तक एक भी शिकायत या अपील दर्ज नहीं हुई, जिसे चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर की ऐतिहासिक सफलता बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी हुई अंतिम मतदाता सूची पर चुनाव आयोग के नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30 सितंबर को जारी हुई इस सूची पर शिकायत या अपील करने की समय सीमा के बाद भी 11 अक्टूबर की शाम तक राज्य के किसी भी जिले से एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अपील हम लोगों के यहाँ अभी तक जिला स्तर पर कोई अपील अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लगातार हम लोग बैठक बातचीत लगातार कर रहे हैं। जिला स्तर पर बीएलए का स्तर पर सभी लोगों ने एक मत से बहुत संतुष्टि व्यक्त की। बिहार के स्थानीय लोगों का मानना है कि विपक्ष मोदी और नीतीश सरकार के विकास के एजेंडे से जनता का ध्यान हटाने के लिए एसआईआर के मुद्दे को गलत स्वरूप दे रही है। ये तो मनगढ़ंत है, क्योंकि पार्टी में कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं। विकास जोरों से है। मोदी सरकार का जो विजन है कि हमारा देश का तरक्की, और ये इनको नहीं देख रहा है, लेकिन विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे इतना आज के रेट में इंडिया का सारा कुछ एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इन चीज़ों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। कोई भी एक मुद्दा चाहिए। वोट चोरी उस समय होता था, अभी तो पूरा क्लियर है कि हाँ, जो भी आपका पहचान पत्र है लेके जा रहा है, डिजिटल जमाना है, अपना वोट दे के आ रहा है, तो अभी तो वोट चोरी हो नहीं रहा है। तो वो अपने जमाने वाले बात को नए तरीके से पेश कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार या जो भी मोदी जी के सरकार में ये किसी को मौका नहीं दे रहा है कि आप वोट चोरी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को एक ऐतिहासिक सफलता और मिसाल बताया है, जो ये साबित करता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का काम पूरी पारदर्शिता और शुद्धता से किया गया। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि शून्य शिकायतें ये साबित करती हैं कि विपक्ष के आरोप निराधार थे। चुनाव आयोग का कहना है कि विपक्षी दल लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के झूठे आरोप लगा रहे थे, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत थे तो उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। शून्य शिकायतें यह साबित करती हैं कि उनके आरोप निराधार थे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और पटना से ही जुड़ गए हैं इस पूरी चुनावी रणभेरी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, हम जानते हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो दोनों ही गठबंधन हैं उनमें सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो क्या हम ये बात मान सकते हैं कि माथापच्ची अभी जारी है, या यूं कहें कि ऑल इज वेल? खास करके है कि नॉट ऑल इज वेल इन महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन में कल आरजेडी का बहुत ही लंबी बैठक हुई लालू राबड़ी के निवास पर,
और लगभग 4-5-6 घंटे तक बैठक ये चलती रही, मंथन ये चलता रहा, लेकिन अभी कुछ निकल के नहीं आया है। क्योंकि आज लालू यादव की वहाँ राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी है, तो लालू यादव और तेजस्वी दोनों वहां जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जाकर वहां पर कांग्रेस के नेताओं से उनकी मंथन होगी, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर के। और एक दूसरा जो विवाद हुआ है वो माले सीपीआई एमएल ने, खासकर वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, तो मुकेश सहनी की पार्टी को तरजीह देते हुए माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और इससे, इस घोषणा से या इस स्टेटमेंट से, दीपांकर भट्टाचार्य जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से सीपीआई और सीपीएम जो दो और घटक दल थे कम्युनिस्ट पार्टी के, ये दोनों खपा हैं। उनका कहना था कि जो कुछ भी कहना चाहिए था उनको मीटिंग में कहना चाहिए था, लेकिन उनको प्रेस में नहीं बोलना चाहिए था। तो ये महागठबंधन में खटपट चल रही है, और इस खटपट को कैसे इस खटपट का निदान होगा, ये लालू प्रसाद यादव जो सबसे बड़े दल के नेता उनकी पार्टी है वो करेंगे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब पहले 58 सीटों पर थी, अब 54 सीटों पर आ गई है। इसी तरीके से अब जो वीआईपी को जो सीटें मिलेंगी उसको कह रही है, जो घटक दल की जो मेंबर है वो कह रहे हैं कि आरजेडी अपने कोटे से मुकेश सहनी को सीटें दे। तो अब देखना होगा कि अब तो आज भी ऐसी कमी संभावना है कि आज आरजेडी या महागठबंधन अपनी सीटों की घोषणा कर सकेगा। कल भी नहीं कर पाए, क्योंकि कल भी वो दिल्ली में रहेंगे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि परसों जाकर के 15 तारीख को महागठबंधन अपने सीटों की घोषणा, सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। तो ये अभी महागठबंधन में चल रहा है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि आरजेडी ने अपने 50 जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको हरी झंडी दे दी है, हालांकि सिंबल नहीं दिया है, लेकिन हरी झंडी दे दी है और कहा कि अपने क्षेत्र में जाइए और प्रचार कीजिए। जी, यानी कहीं ना कहीं खींचतान जारी है। लेकिन अगर बात हम करें एनडीए और उसके साथ हम जब जिन दलों का जिक्र लगातार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी थोड़े हम कह सकते हैं संतुष्ट नज़र नहीं आए, खास तौर पर जिन सीटों के बारे में और जितनी अमाउंट की सीटें वो मांग रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, वहां पर कल एनडीए में 7 घंटे की मैराथन बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में। तो वहां पर खासकर भाजपा और जेडीयू की हम बात करें तो भाजपा और जेडीयू उनका सीट लगभग उन्होंने तय कर लिया कि हमें कितने सीटों पर लड़ना है। 100 से अधिक सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेगी। लेकिन सवाल जब चिराग पासवान पे आता है तो चिराग पासवान भी चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। हालांकि उन्हें भी 27 से लेकर 28 सीटों का ऑफर दिया गया है। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी है। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि हमें कम से कम 10 से ऊपर सीटें मिले, और जीतन राम मांझी भी यही चाहते हैं। लेकिन ये इतना होने के बावजूद ऐसा मानना है कि आज जो कुछ भी हो जाए एनडीए अपने जो प्रत्याशी की घोषणा आज शाम तक वो कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा पेच वहां फंसा है कि सपोज कीजिए कि हम पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है और रामविलास पासवान लोजपा है। तो सपोज कीजिए कि पटना का सीट है, वहां पे जदयू का कैंडिडेट जीता हुआ था, और अब वो सीट चली गई है हम पे। हमको वो सीट मिल गई है, और वो सीट पहले जेडीयू जीत चुका है। तो ये अब जेडीयू तैयार नहीं कि मैं वो सीट दे दूं। वही बिल्कुल तो सीटों की अदला बदली पर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की तो वहां वाम दल भी हैं, उनकी भी अपनी नाराजगी है। लेकिन एक चीज और है कि सीएम के चेहरे को लेकर भी एक आड़ियल रवैया है, एक अंदर की रार है जो लगातार कांग्रेस उससे भी जूझती हुई नजर आ रही है कि किसके चेहरे पर आखिरकार ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव उनकी उम्र हो गई है और वो चाहते हैं कि जीते जी वो अपने बेटे को सेट कर दे। जैसे अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने अपने जीते जी उनको सेट कर दिया था, और मुख्यमंत्री वो बने थे उनके जीते जी, और बाद में अब वो सर्वमान्य नेता है, खासकर समाजवादी पार्टी की बात करें तब। लेकिन जहां महागठबंधन बिहार की बात है तो यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि घटक दल तैयार नहीं है। खासकर इसमें अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तैयार नहीं है। हालांकि अगर महागठबंधन को सीटें मिलती है और सत्ता आती है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वो कांग्रेस भी समर्थन करेगी और माले भी समर्थन करेगी और भी घटक दल भी करेंगे। लेकिन अभी चुनाव के पहले वो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करें, क्योंकि एक तो ईबीसी का जो वोट है, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग वोट पर लगभग एनडीए का कब्जा है एक तरह से। तो ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो लालू प्रसाद यादव या आरजेडी की जो खास जाति है, एमवाई समीकरण जो कहते हैं, तो वाई से उनको थोड़ा सा दिक्कत है अति पिछड़ा वर्ग को। तो अगर तेजस्वी को कैंडिडेट घोषित कर देंगे तो वो अति पिछड़ा वर्ग, जो राहुल गांधी सोचते हैं कि आरक्षण और संविधान की बात करते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि अति पिछड़ा का कुछ
कुछ फीसद वोट हमें हासिल हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी के नाम की जैसे ही घोषणा होगी वो भी वोट जाता रहेगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि पहले तेजस्वी के नामों की घोषणा हो, लेकिन लालू प्रसाद चाहते हैं कि नहीं, हमारे जीते जी तेजस्वी को सेट कर दें। तो इसमें यही पेज फंसा हुआ है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चलिए, ये तो हमने दोनों गठबंधनों की बात की, लेकिन एक और घटक या कहें कि डार्क हॉर्स जिसको कई राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज। क्या लगता है वोट कटेंगे जिससे कहीं ना कहीं दिल जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि राघोपुर जो कि चुनावी गढ़ है तेजस्वी का, वहां पर बिगुल फूंकते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। बिल्कुल आपने सही शब्द का प्रयोग किया, डार्क हॉर्स प्रशांत किशोर के लिए। और कल जिस तरीके से उन्होंने राघोपुर पे चैलेंज दिया, और कल जिस तरीके से वहां भीड़ थी, राघोपुर एकदम आप समझे कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का सुरक्षित सीट है। और वहां पर जो मेन कैंडिडेट है जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था, सतीश कुमार, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वो भी काफी वहां मेहनत कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर, उन्होंने पहले तो जब 51 सीटों की जब घोषणा हुई थी पहले चरण के लिए जन स्वराज पार्टी की, तो वहां साफ कहा गया था कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल जो रिस्पांस उन्होंने देखा राघोपुर में, हालांकि पहले ये चर्चा थी कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और एक और सीट करगहर जो ये रोहतास की सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे जो उनका गृह क्षेत्र है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल जो रिस्पांस उन्होंने देखा वहां पर राघोपुर में, जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ और जिस तरीके से वहां भीड़ उमड़ी, उससे उत्साहित हो गए प्रशांत किशोर और ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम अगर उम्मीदवारी करते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये फैसला पार्टी करेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है कि अगर प्रशांत किशोर वहां से राघोपुर से मैदान में उतरते हैं, तब वो चुनाव की दशा और दिशा होगी वो क्या होगी, और क्या तेजस्वी एक और सीट पर चुनाव लड़ेगी। जैसे कल उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने कि राहुल गांधी जिस तरीके से जब असुरक्षित अपने आप को देखा, जब वहां से आई तो उन्हें वायनाड जाना पड़ा, उसी तरीके से हम अगर आए यहाँ पर राघोपुर से, तो तेजस्वी को भी कोई दूसरा इसके अलावा, राघोपुर के अलावा कोई दूसरा सीट देखना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मामला यहाँ पर। बिल्कुल, तो कई जो चेहरे हैं बिहार के चुनाव में, जिसमें हम चिराग पासवान की बात करते हैं, तेजस्वी यादव हैं, हम जीतन राम राजमांझी का जिक्र कर रहे हैं, सम्राट चौधरी हैं, इसमें भी प्रशांत किशोर को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार, इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे और रुक करते कुछ अन्य खबरों का। दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बीती रात राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के तहत विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया। गश्त की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर सतीश कुलचा खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरे। इस गश्त अभियान में सब इंस्पेक्टर से लेकर विशेष पुलिस आयुक्त तक सड़कों पर वाहनों और लोगों की जांच करते हुए दिखाई दिए। गश्त अभियान रात 12 बजे से शुरू हुआ और ये सुबह 4 बजे तक चला। और आज दिल्ली वासियों की सुबह हुई दौड़ के साथ। जी हाँ, दिल्ली में मौसम में करवट बदली और ऐसे में दिल्ली वाले अपनी सेहत बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें संस्करण की शुरुआत सुबह सुबह हुई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस मैराथन के करीब 40,000 से ज़्यादा धावक बड़े जोशीले अंदाज में दौड़ते हुए नजर आए। दिल्ली हाफ मैराथन में जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, वहीं भारत के शीर्ष धावकों के साथ साथ आज जनता का उत्साह भी साफ नजर आया। तो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में 40,000 से ज्यादा धावक हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स को आप यहां पर देख सकते हैं। मौसम की करवट के साथ ये मैराथन और रोमांचक होती हुई नजर आ रही है।
और इसी बड़ी खबर पर दिल्ली से ही हमारे साथ अभिषेक प्रसाद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, वेदांता हाफ मैराथन किस तरह से, जब हम स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता और सजग होने की बात करते हैं, उसका प्रतीक है और 40,000 से ज़्यादा धावक और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। बिल्कुल आंचल, जो दिल्ली की आज जो सुबह हुई, वो सुबह 5 बजे जो पहला मैराथन है वो यहाँ पे फ्लैग ऑफ हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और मैं क्या दृश्य बताऊं, क्या दृश्य था सुबह सुबह। और यहाँ पे 40,000 से ज्यादा जो रनर्स थे वो भाग ले रहे थे, चाहे वो एलीट रनर्स हो, प्रोफेशनल एथलीट्स हो, चाहे वो आम नागरिक हो। हर ग्रुप के, हर वर्ग के, हर लिंग, हर क्षमता के यहाँ पे जो रनर्स है, जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से यहाँ पे आके इस मैराथन का हिस्सा बने। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तमाम रनर्स जो अभी भाग रहे हैं, वो करीब यहाँ से 1-1.5 घंटा हो गया है, लेकिन फिर भी इनके चेहरे में एक स्माइल है, एक दृढ़ निश्चय है कि जो फिनिश लाइन है उसको क्रॉस करना है। और हर कोई दौड़ रहा है, चाहे यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, कोई युवा वर्ग है, कोई बुजुर्ग है, कोई दिव्यांगजन है, कोई डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी इस रन में पार्टिसिपेट कर रही है, IAS के ग्रुप है, फॉर्मर क्रिकेटर्स है, तमाम जितने भी एथलीट्स है, हर जो वर्ग है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और एक संदेश दे रहा है कि जो समाज है वो सबके लिए है। कोई यहाँ पे एक सामाजिक कारण के लिए दौड़ रहा है, तो कोई बस इस रेस का जो है लुत्फ उठाने के लिए दौड़ रहा है। तो कुल मिला के ये जो एक फिटनेस का जो मुहिम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिट इंडिया मूवमेंट जो चालू किया था, ये उसका भी प्रतीक है और दिखाता है कि किस तरह जो स्पोर्ट्स है, जो फिटनेस है, वो हम सबके लिए है, चाहे वो कोई भी उम्र और कोई भी वर्ग का हो। और कौन कौन से ऐसे इंडियन एथलीट्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं अभिषेक, का खास तौर पर ये एक तरीके से संदेश देने के लिए कि आपकी स्वास्थ्य आपकी सच्ची धन दौलत है? बिल्कुल, स्वास्थ्य ही सबसे धन दौलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन एथलीट्स है, जो एलिट कैटेगरी में, उनकी जो रेस है करीब यहाँ से अभी कुछ देर में पहले चालू हुई है, जहाँ पे जो टोक्यो अभी टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था टोक्यो में, जहाँ पे गुलवीर सिंह दौड़ रहे थे, वो इस रेस का हिस्सा है। जो इनकी ये जो मेडन वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन रेस है, वहां पे अभी जब वो टोक्यो में थे तो वो जो हीट का रेस था वो वहां पे फिनिश किए थे, वो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे गुलवीर सिंह है, उसके साथ ही 2023 के चैंपियन अभिषेक पाल है। गुलवीर सिंह इंडियन आर्मी से आते हैं और अभी जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था 2025 में, उन्होंने 5000 मीटर और 10,000 मीटर में जो है गोल्ड मेडल जीता था। जो पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड है इंडिया का, वो भी गुलवीर सिंह के नाम है। तो गुलवीर सिंह है, अभिषेक पाल है। वुमेन्स कैटेगरी में देखे तो लिली दास है, वो भी जो पूर्व में दिल्ली हाफ मैराथन की चैंपियन रह चुकी है। अंकिता ध्यानी भी इस मैराथन का हिस्सा है, जो कि फिर से मैं बता दूं कि टोक्यो में उन्होंने भी जो 5000 मीटर की दौड़ है उसमें हिस्सा लिया था पारुल चौधरी के साथ, लेकिन हीट में ही वो रह गए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो काफी एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है इंडियन एलिट कैटेगरी में भी, और इंटरनेशनल एलिट कैटेगरी में भी देखे तो केनिया से एथलीट्स आए हैं, इथोपिया से एथलीट्स आए हैं, इथोपिया के बेरहानू लेगेसी आए हैं और केनिया के बिनॉट बेवेट आए हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है, हर साल देखने को मिलता है। पिछले साल जोशुआ चेप्टेगी ने काफी कमाल दिखाया था पेरिस। साथ ही इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि जो 9 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है कार्ल लुइस, वो इस इवेंट के जो इंटरनेशनल इवेंट ब्रांड एम्बेसडर है, वो इस रेस का अटेंड कर रहे हैं और इस रेस को बहुत ही अंजाम दे रहे हैं, इस रेस को देख रहे हैं करीब से और हौसला बढ़ा रहे हैं। अपने आप में बहुत जन जागरण करने वाली चीज़ है अभिषेक, की लोगों को इस बारे में पता लगे कि मैराथन के जरिए किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ, क्योंकि संडे को लोग समझते हैं कि छुट्टी का दिन है, थोड़ा और सो लिया जाए, लेकिन लगातार कोशिश यही है कि आपको आपके बेड से निकाल कर मैराथन या फिर साइकिल की तरफ भेजा जाए, क्योंकि दिल्ली में संडे ऑन साइकिल का भी आयोजन हो रहा है। और इसी पर बात करने के लिए सुशील कुमार जुड़े हुए हैं। सुशील, साइकिल से दोस्ती करवाने के लिए साइकिल ऑन संडेज की शुरुआत की गई, किस तरह से आम जनता वहां पर इसमें हिस्सा ले रही है?
बिल्कुल अचल, संडे जोन साइकिल अपने आप में एक तरीका का कि बेहतरीन कार्यक्रम है। रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें हमने देख रहे हैं कि लगातार स्पर्धा बढ़ती जा रही है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। संडे खास करके खाली दिन होता है, लोग रिलैक्स होते हैं और यही वजह है कि इस मुहिम को शुरू की गई है कि रिलैक्स दिन में लोग रिलैक्स होकर संडे को सड़कों पर साइकिल के साथ निकलें और फिटनेस की डोज लें। पीएम मोदी ने जब फिट इंडिया का जो है आगाज किया था, शुरुआत की थी, तो कई तरह से फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संडे ऑन साइकिल उन्हीं में से एक है। लगभग 1 साल होने को है, पिछले साल दिसंबर में इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से लगातार पहले संस्करण में कुछ चंद जगहों पर देश के ये शुरुआत की गई थी और आज आप देखिए कि लगभग 10,000 से ज्यादा स्थानों पर संडे जोन साइकिल की जो है को शुरू किया गया है। हर हफ्ते, हर इतवार को लाखों लोग, हजारों लोग साइकिल पर निकलकर न सिर्फ फिटनेस का संदेश देते हैं बल्कि एक वातावरण को जो है बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए भी, सड़कों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए भी और अन्य कई तरह के इसके अपने आप में फायदे हैं जो कि लोग इसको अपनाते जा रहे हैं। साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में साइकिलिंग को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जो भारत के प्रधानमंत्री का जो एक सपना है, जो एक विजन है, ओबेसिटी के खिलाफ जो एक लड़ाई है, उसको सही ढंग से आगे ले जाने में मदद तो कर ही रहा है, कहीं ना कहीं एक स्पोर्टिंग कल्चर को भी आगे बढ़ा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो इस मुहिम की जो रूपरेखा है, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का भी काम कर रही है। हम देखते हैं कि हर बार किसी ना किसी समाज के किसी ना किसी अंग को, समाज के किसी ना किसी क्लास को जोड़ा जाता है। इस बार इस मुहिम से डॉक्टर्स और हेल्थ केयर के लोग जुड़े हैं जो कि अपने आप में सेहत से कह लें, फिटनेस से कह लें या स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जब वो लोग जुड़ते हैं तो कई तरह के की संदेश भी सामने रखे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर हम कहते हैं खेल से जी हाँ चलिए। और साथ ही साथ हमने देखा कि साइकिल के प्रति जो एक हम अलगाव सा हो गया था लोगों का, लोग ज़्यादातर जो अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करते थे उसके प्रति अब एक आकर्षण हम इस साइकिल ऑन संडेज के ज़रिए देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जहां हमने आपको मैराथन से जुड़ी खबर दिखाई, वहीं संडेज ऑन साइकिल की भी अगर बात की जाए तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये खबर है। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का, बात करते हैं कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की, जो आज भारत यात्रा पर आ रही हैं। इस यात्रा के दौरान वो द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग की रूपरेखा तय करने के लिए वार्ता करेंगी। अनीता आनंद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापक चर्चा करेंगी और इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अनीता आनंद मुंबई भी जाएंगी, जहां वो कनाडा भारत में निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही कनाडियाई और भारतीय कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगी। देश के अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली से पीएम धन धान्य योजना और आत्मनिर्भर दलहन मिशन की शुरुआत की। धन धान्य योजना के तहत कृषि उत्पादकता में पिछड़े जो गए देश के 100 जिले हैं उसमें विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि इन जिलों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो देश की दलहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दलहन मिशन एक बड़ी शुरुआत है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों से मुलाकात की तो कृषि के क्षेत्र में उनकी सरकार की ओर से चलाई जा रही बड़ी बड़ी योजनाओं से किसानों को मिल रहे लाभ का भी जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के साथ ही निर्धारित किए गए 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जाएगा। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस,
कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,440 करोड़ रुपए की लागत वाली दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। उन्होंने दलहन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार जरूरी थे और इन्हें 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दलहन की खेती में लगे किसानों से बातचीत की। इन्हें कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में मूल्य श्रृंखला आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। इन किसानों को किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ की सदस्यता और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पिछले कुछ वर्षों में भारत में दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत उत्पादन 2013-14 के 192.6 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 252.38 लाख टन हुआ, जो 31% की वृद्धि को दर्शाता है। 2023-24 में देश ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि 5.94 लाख टन का निर्यात। दुनिया के सबसे बड़े दलहन उत्पादकों में से एक होने के बावजूद देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन और अधिक बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11,440 करोड़ रुपए के राशि से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। ये मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और दिसंबर 2027 तक भारत को दालों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से तुअर यानी अरहर, उड़द, मसूर जैसी प्रमुख दालों पर ध्यान केंद्रित है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों की आय में स्थायी सुधार करके दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। मिशन के तहत 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में दालों की खेती का विस्तारीकरण किया जाएगा। मिशन के तहत दालों की बेहतर जो किस्म है उसके बीजों का विकास किया जाएगा। इसमें 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण शामिल है और किसानों को 88 लाख बीज किट का निःशुल्क प्रावधान भी। ये पहल न सिर्फ दालों के उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों की आय में सुधार भी आएगा, आयात पर निर्भरता में कमी, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित भी होगी। विजन 2047 के अनुरूप ये मिशन सतत विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और अब बात जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स से जुड़ी हुई।
किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की और वहीं एमएसपी में बढ़ोतरी। सरकार की प्रो किसान नीति के कारण बड़ी संख्या में लोग दिवाली से पहले राजस्थान के टोंक में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। ट्रैक्टर शोरूम के बाहर किसानों की भारी भीड़ जुट रही है। केंद्र सरकार की नीति की प्रशंसा भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जीएसटी कम की है, उससे किसानों को 40,000 से लेके लगभग 90,000 तक का जीएसटी में फायदा मिला है और किसानों में ट्रैक्टर लेने की इच्छा जागी है। और हम यही कामना करते हैं कि जीएसटी कम होने के फायदे किसानों को मिले और किसान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। जीएसटी कम हुई, उसमें कम से कम 50,000 का फायदे मिले। मोदी जी ने अच्छा काम किया जीएसटी कम करके। इस बार किसानों को काफ़ी अच्छा दिवाली के जो मोदी सरकार का जो फैसला है वो सीजनेबल ऑफर के हिसाब से उन्होंने फैसला किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी अच्छी सेल हुई है और किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद बाराबंकी में भी ट्रैक्टर्स की खरीदारी में तेजी आई। ट्रैक्टर डीलरशिप पर किसानों की पहुंच बढ़ने लगी। ट्रैक्टर की कीमत कम होने से अब किसान अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं और कृषि संसाधनों को खरीदने में आसानी हो रही है। वहीं एक तरफ सरकार धान के एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से किसानों की आय में भी वृद्धि हुई, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला अच्छा है, जिससे खेती करना अब और आसान हो गया। सितंबर माह में जब से मोदी जी ने जीएसटी कम किया है, इस बीच सरकार ने धान पर एमएसपी बढ़ा दिया। अब सोने पे सुहागा हो गया। किसान अब डेली या तो ट्रैक्टर बुक कराने आ रहा है या खरीदने आ रहा है। मोदी जी का ये कार्य बहुत सराहनीय है। हम व्यापारी तथा किसान दोनों मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस समय जो है मोदी जी ने जीएसटी में जो ट्रैक्टर पे छूट दी और सस्ता किया है जीएसटी की छूट देकर, उसमें मुझे 40-45 हज़ार की जो इसमें अतिरिक्त बचत मिल रही है ट्रैक्टर में। मैं इसके लिए जो है मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जीएसटी अब भी कम हो गई है, इसलिए 40 से 45 हज़ार रुपये कम हो गए हैं और मेरे पास पैसों की कुछ बचत भी हो गया है। धान की भी रेट बढ़ा है इस साल, हर साल से भी ज़्यादा पैसों का बजट भी बढ़ने लगा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जीएसटी के लिए। भारत में मैप माई इंडिया द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपलीज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह ऐप गूगल मैप्स का स्वदेशी विकल्प माना जा रहा है और इसमें 3D व्यू के साथ ट्रैफिक अपडेट, सड़क की सटीक जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेविगेशन और सुरक्षा अलर्ट जैसे फीचर भी शामिल हैं। और इस ऐप में उपयोगकर्ताओं को ऑफलाइन मैप्स के साथ साथ भारत के हर कोने की विस्तृत जानकारी मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नेविगेशन ऐप की से जुड़ी जो एक वीडियो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल एक्स पर साझा किया और बताया ये कितना उपयोगी है। इंडियन ओईएम्स हैं, कार ओईएम्स, उन सबके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। देखते हैं आज इसका कितना अच्छा है। चलिए ड्राइवर साहब। कुछ मैपल्स में खास बात पता चली कि जहाँ पर भी ओवरब्रिज और अंडरपास आता है वहाँ पे एक 3 डायमेंशनल जंक्शन व्यू आता है। और भी कई अच्छी चीज़ें पता चली कि जैसे किसी भी जगह हम पहुँचते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर मान लो मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो उसमें भी In 130 meters, enter rotary number 45 and take the 5th exit. उसमें भी लाइक जिस पर्टिकुलर शॉप में जाना है वो शॉप मैपल्स बता देता है। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, एक बार ट्राई करना चाहिए। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रेलवे में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैपल्स की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो जल्दी रेलवे और मैपल्स का एक MOU साइन करेंगे जिससे कि इतनी अच्छी जो GIS एप्लीकेशंस हैं उनका रेलवे में उपयोग किया जा सके। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंतिम दिन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2025 का आयोजन हुआ। वहीं दूरसंचार क्षेत्र की कई कंपनियों ने अपने नवोन्मेष को भी प्रदर्शित किया। देखिए रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी मंच में से एक IMC 2025 के अंतिम दिन सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2025 का आयोजन हुआ।
जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 8 राज्यों से आए 11 से 18 उम्र के 360 से ज्यादा स्कूली विद्यार्थियों ने एआई और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया। आईआईटी दिल्ली के प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ साझेदारी में आयोजित इस प्रतियोगिता की चुनौती खाद्य सुरक्षा के विषय पर केंद्रित रही। Innovation has to be there if you really want to go for a breakthrough in every moment. But what type of innovation? The innovation must have adequate pace. It should bring in the desired outcome within the shortest possible time. India as a birthplace for this great challenge. Thank you. And that we see as part of our strategy in ITU for capacity building on artificial intelligence. IMC 2025 में एक तरफ संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वॉइस ने इंटेलिजेंस विलेज की झलक दिखाई, वहीं दूरसंचार विभाग के वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने दूरसंचार क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाया। KPMG ने अपनी रिपोर्ट में भारत के AI के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती शक्ति को चिन्हित किया। मुझे लगता है कि IMC बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फुटफॉल था, कई तरह के लोग आए और कई इंडियन कंपनीज़ ने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अपनी टेक्नोलॉजीज़ दिखाई और काफ़ी इंटरेस्ट रहा। मुझे लगता है कि ये जो IMC था बहुत अच्छी तरह हमारी भारत की टेक्नोलॉजीज़ को बाहर ले जाएगा। We always ensure that all your emergency communication, whether it's the safety of life, whether at sea or whether in the aeronautical services, we ensure that the emergency communication is always seamless without any interference in the spectrum. रूरल एरिया की जो प्रॉब्लम्स है वो हमने ओवरकम करने की कोशिश की, जैसे कि कनेक्टिविटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है तो मल्टीपल वेज ऑफ कनेक्टिविटी लाइक 4G, 5G, सैटेलाइट्स, वाईफाई, वो सारी कनेक्टिविटी वहाँ प्रोवाइड की जा सकती है। IMC 2025 दूरसंचार क्षेत्र में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और प्रभाव पर विशेषज्ञों के बीच मंथन और अनुभवों के आदान प्रदान का अंतर्राष्ट्रीय मंच भी रहा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। भारतीय तटरक्षक बल का अपतटीय गश्ती पोत सचेत अफ्रीका में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के तहत शनिवार को मापुटो, मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा। यह भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन पहुंच और मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मानवीय सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए ICGS सचेत 20 मीट्रिक टन मानवीय सहायता आपदा राहत सामग्री ले जा सकता है, जिसमें चिकित्सा सामग्री और दवाइयां शामिल हैं। ये सामग्री मोजाम्बिक में जन स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ ही दोनों क्षेत्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। जहाज की यात्रा का उद्देश्य समुद्री अपराध, समुद्री खोज और बचाव के साथ ही मोजाम्बिक की समुद्री एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाना है। खबर बेंगलुरु से, जहां बनने वाला सबसे बड़ा टनल रोड प्रोजेक्ट अब विवादों के घेरे में है। ये टनल लालबाग बोटानिकल गार्डन के नीचे से बनाने की योजना है, जिसकी वजह से करीब 6 एकड़ में फैले बोटानिकल गार्डन को नुकसान पहुंचने की संभावना है। जो तमाम पर्यावरणविद हैं उनका मानना है कि टनल बनाने से बोटानिकल गार्डन में लगे हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जो पर्यावरण संतुलन के लिए खतरनाक साबित होगा। ये टनल हैब्बल से सिल्क बोर्ड के बीच बननी है, जिसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से बेंगलुरु के इकोसिस्टम में क्या परिवर्तन आएगा, इसको लेकर पर्यावरणविद येलप्पा रेड्डी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। The Lalbagh Botanical Gardens ecosystem is going to ruin in may not, the 4 tunnels will navigate and it comes out in Siddhapur Road and they will acquire about 6 acres of the Vanadurge, where I have created the ecosystem of the Western Ghat. There's 6 acres, about nearly 5,000 to 6,000 trees will be wiped out. They wanted to fence it and take over the land. खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के बीजापुर जिले में सुदूर गांव बेलनार में पहली बार जिला प्रशासन की टीम पहुंची। जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत CEO ने 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इंद्रावती नदी के उस पार सुदूर गांव का दौरा किया और वहां हाल ही में स्थापित सुरक्षा कैंप का भी जायजा लिया। उन्होंने वहां सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका
उत्साहवर्धन किया और ग्रामीणों से बात की। माना जा रहा है कि बेलनार में सुरक्षा कैंप की स्थापना से नियत नेलानार योजना के तहत शामिल गांव में विकास की रफ्तार तेज होगी। इससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास से उसे मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ जो वंचित लोग हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को विनिर्देश दिया कि शटडाउन के दौरान अमेरिकी सैनिकों को 15 अक्टूबर तक वेतन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध फंड का इस्तेमाल किया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारे बहादुर सैनिक वो वेतन नहीं खोना चाहते जो अधिकार पूर्वक उन्हें मिलना चाहिए। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को निर्देश दिया कि वो सैनिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके लिए फंड पहचान लिया गया, लेकिन फंड के रिसोर्सेज का खुलासा नहीं किया गया। संभावना है कि राष्ट्रीय रक्षा विभाग के अनुसंधान और विकास के फंड से ली जाएगी। वक्त एक ब्रेक का है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का मैच आज तीसरा दिन है उसका और वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट पर 378 रन के आगे खेलना शुरू करेगी। कल का दिन का जो खेल है उसके खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 4 विकेट पर 140 रन बनाए। स्टंप्स के समय शाई होप 31 और तेविन इमलाक ने 14 रन बनाकर वो भी क्रीज पर हैं। भारत के रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और उन्हें अब तक 3 सफलताएं मिली, जबकि कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। भारत की नजर अब तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पारी जल्द समेट कर बड़ी बढ़त हासिल करने पर टिकी हुई है। भारतीय महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप के मुकाबले में आज मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में मैदान पर उतरने वाली है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली पिछली हार को भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। वहीं कंगारू टीम अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए मेजबान टीम को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट प्रेमी एक रोमांचक मुकाबले से रूबरू होने जा रहे हैं। विशाखापट्टनम में खिताब की प्रबल दावेदार और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने मेजबान भारत की मजबूत चुनौती होगी। एक तरफ जीत के रथ पर सवार ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं भारतीय टीम का इरादा पिछले मैच में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए जीत की लय वापस लाने का होगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया को पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम ओवरों में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके पहले भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबलों में श्रीलंका और पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने पहले 2 मुकाबलों में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत हासिल की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारत से भारी नजर आ रहा है। दोनों के बीच अब तक 59 मैच हो चुके हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 48 और भारत ने 11 मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। मंधाना अभी तक बड़ी पारी खेलने में असफल रही हैं। हालांकि विश्व कप से पहले भारत में हुए वनडे सीरीज में स्मृति के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खूब रन निकले थे। स्मृति मंधाना ने इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को जीत हासिल करनी है तो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी काफी सुधार करना होगा। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 58.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं, जबकि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 65.20 की औसत से 326 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये वही सतह है जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका का सामना किया था। पिच सपाट और सूखी रहने की उम्मीद है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी।
ऑस्ट्रेलिया वैसे तो 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में जो ओडीआई सीरीज हुई थी न्यू चंडीगढ़ में, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना ने भी अपनी 2 सेंचुरीज लगाई थी और क्रांति गौड़ भी क्रांति लेकर आई थी अपनी विकेटों की पारी से। अब देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, वाइजाग। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के सफल आयोजन को लेकर भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने अपनी खुशी जाहिर की। हमारे सहयोगी सुशील कुमार के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि तीरंदाजी लीग भारत के ऐतिहासिक विरासत को आर्चरी के आधुनिक खेल से जोड़ती है। देखिए ये खास बातचीत। दिल्ली में आर्चरी प्रीमियर लीग का आयोजन शानदार तरीके से होगा। इस लीग में खेल से जुड़े, आर्चरी से जुड़े नेता भी आए, अभिनेता भी आए और दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी भी पहुंचे। मेरे साथ मौजूद हैं अर्जुन मुंडा सर। इनसे बात। दिल्ली की धरती पर पहली बार इतिहास में आर्चरी प्रीमियर लीग का एक सफल आयोजन, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम सब के लिए गौरव की बात है कि विजयादशमी से भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने आर्चरी लीग, आर्चरी प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया है और देश भर के आर्चर्स आज यहाँ पर इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए एक लोकप्रिय खेल का एक लोकप्रिय पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आर्चरी हमारे कल्चर में है और आज हम इस खेल को लीग के रूप में देख रहे हैं। ये कितना अहम है भारत के लिए और आने वाले जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए? एनिशियंट हिस्ट्री हमारा जो है वो आर्चरी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो अर्जुन की बात कहे या एकलव्य की बात कहे या राम की बात कहे या लक्ष्मण की बात कहे, ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारे योद्धाओं ने पिछले कई इतिहास के पन्ने पर तीर धनुष के साथ अपने आप को बताया है कि लड़ाई किस तरीके से होती है। इस तरह के आयोजन से हम अपने हिस्ट्री से भी जुड़ते हैं, आने वाली संभावनाओं को भी देखते हैं और भविष्य में और अधिक इसकी संख्या बढ़ेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो सर, आपने जैसे कहा कि दुनिया भर के खिलाड़ी आए हैं, इन खिलाड़ियों के साथ जब हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, ओलंपियंस हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो इस लीग में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश के जो युवा खिलाड़ी हैं उनके मनोबल में, उनके जो है कॉन्फिडेंस में किस तरह का विकास हो? ये एक बहुत बड़ा और बहुत लोकप्रिय खेल है जिस खेल के प्रति आने वाले दिनों में हमें और बेहतर ढंग से इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि इस खेल से काफ़ी लोग नए अनुभव प्राप्त करेंगे, नए तरीके से जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से देश में आर्चरी का विकास हुआ, खेलों का विकास हुआ है, उसमें आर्चरी प्रीमियर लीग अपने एक अहम भूमिका निभाई इस खेल को अगले स्तर तक ले जाने के लिए। ये लीग न सिर्फ आर्चरी के लिए बल्कि आर्चरी में आने वाले नए युवा चेहरों के लिए भी बेहद कारगर साबित होगी। कैमरामैन गौरव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और लीग में हिस्सा ले रही ओलंपियन दीपिका ने भारत में आर्चरी लीग के आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये लीग भारत के युवा खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। छोड़ जाते हैं आपको इसी खास बातचीत के साथ, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आर्चरी प्रीमियर लीग में देश विदेश से आए खिलाड़ियों का जहां शानदार प्रदर्शन नजर आ रहा है, वहीं हमारी देश की खिलाड़ी दीपिका का भी बेहतरीन प्रदर्शन सामने आया है। दीपिका मेरे साथ मौजूद है। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, इस लीग को लेकर आप क्या कहेंगी? जो एक बड़े स्तर पर आर्चरी लीग का आयोजन आप जैसे खिलाड़ियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी जो हमारे युवा खिलाड़ी उनके लिए कितने अहमियत रखते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि ये लीग हमने होस्ट किया, जो कि पहली बार हुआ है। एंड वर्ल्ड के टॉप 20 प्लेयर्स यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट किए, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया एंड अपनी जो भागीदारी है वो बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं। यंग जनरेशन के लिए ये लीग बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, इवन दो हमारे लिए भी, बिकॉज़ उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। डे फर्स्ट से मैं सबको नोटिस कर रही हूँ एंड हर सिचुएशन में उनके मूड्स, उनकी बातें, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है एंड यंग जनरेशन से बहुत सवाल कर रही है ताकि वो अपने आर्चरी में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये उनको बहुत हेल्प मिलेगा। ये जब आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ आप यहाँ पे जब खेल रहे हो तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ओलंपिक में जो चूक हुई है आपसे
यहाँ पर उन चीज़ों को आप पकड़ पा रहे हो जो टेक्निकलिटी है? ऑफ कोर्स, बिकॉज वो बहुत इजी माइंड लेते हैं। आई मीन लेट इट गो, बहुत आसानी से वो कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हम वो उन चीज़ों को नहीं कर पाते। तो ये चीज़ उनसे सीखने वाली बात है कि मिस्टेक किया, लर्न किया एंड देन लीव इट। सो वो सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो हमको सीखने की ज़रूरत है, एंड जितना हो सके हमको फास्ट लर्नर बनने की और ज़रूरत है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है भारत में ये लीग आयोजित हो रही है, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, एक खिलाड़ी के तौर पर आप कहाँ देखते हैं आने वाले समय में इस लीग को और भारतीय खिलाड़ियों? आई थिंक ये लीग से मुझे लगता है कि ये आर्चरी लोगों तक बहुत पहुँचेगी। बहुत सारे लोग जानेंगे कि आर्चरी क्या होता है, तीरंदाजी क्या होती है, एंड जो अपकमिंग जो हमारे जूनियर्स आर्चर है या फिर जो आर्चरी करना चाहते हैं उनको आगे जाके बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर इस तरह से लीग कंटिन्यू होते रहा तो। जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो और सपोर्ट करेगी, जिस तरह से हमारा इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, जो नॉर्मल फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो उनको संस्थाएं दे पाएगी अच्छे से, और प्लेयर निश्चिंत होकर ट्रेनिंग कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। तो ये थी दीपिका जो कि ओलंपियन है। दीपिका का साफ तौर पर कहना है कि आर्चरी लीग जहां खिलाड़ियों में जो है आर्चरी को बढ़ावा देगी, वहीं इस खेल का स्तर भी लगातार ऊंचा करेगी, और आने वाले समय में इस लीग का विस्तार होगा और साथ साथ आर्चरी का स्तर भी ऊंचा होगा। कैमरामैन गिरी के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।